Hello students, welcome to the second part of chapter 2 of class 11th. So हमने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था इस पर्टिकुलर पैराग्राफ तक, मतलब कि हमने ये पढ़ लिया था बेसिक्स के आर एच विटाकर ने 5 किंगडम्स को किस तरीके से क्लासिफाई करा था, राइट? बट नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट. इस पे पर्टिकुलर टॉपिक में जो बताया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो पढ़ेंगे. तो द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms into the third domain and thereby six kingdom classification, which you will learn about this in the higher classes. Higher classes 12th में तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हायर क्लास से इनका मतलब है आप ये सब पढ़ेंगे अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं हम, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सही पढ़ा है, लेकिन हमने क्या करा है, इन्होंने क्या करा है, किंगडम मोनेरा को दो पार्ट्स में और ज़्यादा डिवाइड कर दिया. तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने क्लासिफिकेशन, तो टोटल कितने किंगडम्स हो गए, 6 किंगडम्स हो गए. तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया, देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना. अब लेकिन एक और चीज़ है, अब लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो 7 किंगडम या उससे ऊपर वाले चल रहे हैं, लेकिन अगेन हमारे सिलेबस में वो नहीं है. हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डीपली स्टडी करना है, डीपली भी नहीं स्टडी करना है, थोड़ा सा बेसिक समझने हैं. Okay, so let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. मतलब ये 5 kingdom classification की नीड क्या पड़ी भाई. 2 kingdom classification सही था कि किंगडम प्लांटे या फंजाई, या अगर सॉरी एनिमल या प्लांटे, और चलो तीसरा किंगडम था फंजाई, लेकिन ये मोनेरा प्रोटिस्टा ये सब क्यों हमने 5 किंगडम तक क्यों लेके आए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा को रखने का क्या रीजन था, आप सबसे पहले वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अर्लियर मतलब इस क्लासिफिकेशन से पहले द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, ferns, gymnosperms and the angiosperms under the category plant. मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि भाई पहले पता है हम क्या कहते थे, प्लांट में हमने कहा कि बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लांट में हमने कहा कि फंगस है, हालांकि हमें अब पता है कि वो डिफरेंट होता है, ठीक है. और इन्होंने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक प्लांट में आता है, ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि जो मॉसेस होते हैं वो भी आता है. फिर इन्होंने कहा कि भाई जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो भी इस कैटेगरी में है, और जो एंजियोस्पर्म्स है वो भी इस कैटेगरी में है. अगर आपको नहीं पता कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दरअसल प्लांट्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, मतलब फ्लावर बनाते हैं. जिम्नोस्पर्म्स भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करते, कोन्स बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी हिली एरिया पे जब आप गए होंगे तो आपने कोन्स देखे होंगे, है ना, पेड़ों से लगे हुए कुछ इस तरीके के कोन्स होते हैं जो कि सड़क पे कभी कभी पड़े रहते हैं, आपने शायद देखे हो, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स में हम यूज करते हैं उसको. तो वो जो कोन्स बनते हैं, आप एक बार गूगल पे अगर सर्च करके देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स कोन्स, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. तो उस तरीके के कोन्स जो है मार्केट में मिलते हैं, और उस तरीके के कोन्स जो बनाते हैं बेसिकली दैट इज मेकिंग द जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, अब बात करते हैं मॉसिस की. अगेन ये एक टाइप ऑफ प्लांट है जो कि हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है. ठीक है, पीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी होता है. उसके बाद ये एल्गी है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ ये एल्गी नहीं होता. ठीक है, ये एल्गी नहीं होता, लेकिन हमने इसको एक क्लासिकल नाम दे दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी. फंगस, बैक्टीरिया, ये सब के सब, बैक्टीरिया भी प्लांट में डाल दिया गया था. तो ऐसा क्यों करा गया था, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी. देखिए, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड का मतलब एक साथ जो इनको लाता है, दिस होल किंगडम वाज दैट द ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड सेल वॉल्स इन देयर सेल्स. मतलब इन सब के पास ये जो हमने पढ़े अभी भी, सॉरी जी, जो ये हमने अभी अभी पढ़े हैं बेटा, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब के पास सेल वॉल थी. जस्ट बिकॉज के सेल वॉल है, हमने इन सब को एक कैटेगरी में रख दिया. ना इनके फीचर्स देखे, ना ये देखा ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है. अर्लियर क्लासिफिकेशन में आर एच विटाकर ने तो इसको ठीक करा, लेकिन अर्लियर क्लासिफिकेशन में इनको एक साथ रखा हुआ था. तो इसलिए आर एच विटाकर के क्लासिफिकेशन की हमें नीड है, जरूरत है. ठीक है,
अब उसके बाद एक हमारी एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है कि दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विद वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, वो यूकैरियोटिक भी नहीं है। फंगस जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। और जो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, मोजेस, ये जो है ये तो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और यूकैरियोटिक है। तो मतलब हमने अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख रखा था। उनकी एक सिमिलैरिटी तो मैच कर रही थी कि सेल वॉल है, लेकिन बाकी सिमिलैरिटीज मैच नहीं कर रही थी। अच्छा, उसमें भी जो सिमिलैरिटी जो मैच कर रही थी उसमें भी अब प्रॉब्लम थी। पढ़ते हैं। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी समझ में आएगा, इसी चैप्टर का पार्ट है। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये एक ही बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है। विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। देखो ये दोनों तो प्रोकैरियोटिक है। कौन कौन से अभी बताता हूं मैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। तो इन सब में से बेटा कौन कौन सा यूकैरियोटिक है? फंजाई यूकैरियोटिक है, मोसेस, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं था। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ डाल रखा था प्लांट्स की कैटेगरी में, तो ये एक सबसे ब्लंडर मिस्टेक था, ये कहना चाह रहे हैं। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, इसमें और क्या क्या सामने आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा, ये सब एक ही कैटेगरी के अंडर आ रहे थे जो कि था एल्गी। तो बिल्कुल ना मल्टी सेलुलर का पार्ट देखा कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, अंधाधुन हमने क्लासिफिकेशन कर रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। अच्छा, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप प्लांट। देखो अगेन, फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक है, जैसे मैंने कहा अपना खाना नहीं बना सकता, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। लेकिन उसके बाद मॉसेस हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, बेटा ये तो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इस कैटेगरी, इस पर्टिकुलर फीचर को भी हमने जो है कंसिडर नहीं करा था अर्लियर, लेकिन आर एच विटाकर ने इसको कंसिडर करा था। ठीक है, आर एच विटाकर ने जब इसको कंसिडर करा तो इसने क्या करा, आर एच विटाकर ने इसको सेपरेट कैटेगरी में रखा था। ठीक है, दो दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। अच्छा, अब इसमें हमने एक और चीज देखी कि सेल वॉल की कंपोजिशन, जो हम कह रहे थे कि भाई सेल वॉल यूनिफाइंग फैक्टर है, एक्चुअली में सेल वॉल यूनिफाइंग फैक्टर तो है, लेकिन जस्ट इतनी सी बात है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या है इतनी सी बात कि सेल वॉल प्रेजेंट है। इसका क्या कहने का मेरा मतलब है, अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्टडी करें, कुछ और चीज का बना हुआ है, फंगस की सेल वॉल किसी और चीज की बनी हुई है, ब्लू ग्रीन एल्गी की किसी और चीज की बनी हुई है, और ये मॉसिस, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इन तीनों की किसी और चीज की बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है, जिससे बना हुआ है सेल वॉल, वो भी अलग अलग है। तो ये तो देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत जल्दबाजी में बस क्लासिफिकेशन कर डाला कि सेल वॉल है, बस डालो प्लांट्स में, है ना, प्लांट की कैटेगरी में। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि कंपोजिशन डिफर करती थी। जैसे कि ये बताना चाह रहे हैं कि एक कैटेगरी है फंगस की, जिसको हम बोलते हैं फंजाई, एक कैटेगरी है जिसकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई है, चिटिन नहीं है, काइटिन है। ठीक है, काइटिन इन देयर सेल वॉल्स, व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। ओके, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कंसिडर करा, फंजाई वर प्लेस्ड इनटू अ सेपरेट किंगडम, इनका अलग से किंगडम ही बना दिया गया, क्योंकि ना तो ये एनिमल में फिट हो रहे थे, ना ये प्लांट में फिट हो रहे थे। तो इनका कहा कि भाई तुम इसका अलग किंगडम ही बना, चक्कर ही खत्म। ठीक है, ओके। क्यों अलग किंगडम क्यों बना दो? हेटेरोट्रॉफिक थे तो भाई प्लांट एनिमल में डाल सकते थे, लेकिन अब जैसा कि हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे ये यूकैरियोटिक है, बिल्कुल ये यूकैरियोटिक है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, हेटेरोट्रॉफिक है, ये भी हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस, यहां पर जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट है, यहां पर एब्सेंट है। मतलब एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेल वॉल हो, लेकिन यहां सेल वॉल थी। अरे बस समझ में, इस तरीके से। तो ये एक मेन रीजन रहा कि फंगस, इसका मतलब एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है, और वाकई में फंगस एक अलग ऑर्गेनिज्म है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ मैच तो करती हैं, लेकिन जो मैच करती है उसका कंपोजिशन अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट में, लेकिन वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। फंगस में जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी हुई है बेटा? काइटिन की बनी हुई है। तो कंपोजिशन अलग है, इसका मतलब बेसिकली ऑर्गेनिज्म ही अलग है ना। अब बात करी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में। ऑल द प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा।
एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रख दिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी देखो यूकैरियोट है, यहाँ पे भी यूकैरियोट है, यहाँ पे भी यूकैरियोट है, लेकिन प्रोटिस्टा में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रोटिस्टा में हम क्या रखते हैं बेटा, यूनिसेल्यूलर को रखते हैं। किसको रखते हैं, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि फंगस एक मल्टीसेलुलर है, प्लांटे मल्टीसेलुलर है, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर है, तो यूकैरियोट्स ऐसे जो कि यूनिसेलुलर है उसको हमने कहाँ रखा, प्रोटिस्टा में रखा। अगेन जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट से ही समझ सकते हैं, प्रोकैरियोटिक क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर भी है, मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो प्रोकैरियोट हैं। और एक और बात, वो मल्टी सेलुलर कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सेल इतना डेवलप्ड ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सके। तो आपको कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो प्रोटिस्टा के लिए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ गया, मोनेरा के लिए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आ गया। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो ये अर्लियर जो कि जिसको हमने एल्गी सॉरी अर्लियर जिसको हमने एल्गी में रखा था, प्लांट्स जो कि प्लांट्स में आता है, एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल्स, सेल वॉल के बेसिस पर रखा था। देखो इसमें सेल वॉल तो जरूर है, लेकिन पहले प्लांट में लेकर रखा था, लेकिन अब हमने इसको किस में रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। किसके साथ रखा है, जिसमें पैरामीशियम आता है, जिसमें अमीबा आता है, ठीक है? अच्छा, अमीबा को हमने पहले अलग रख रखा था। कैसे रख रखा था मैं बताता हूं। विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। देखो अमीबा को हमने किस में रख रखा था, क्योंकि अमीबा के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है? तो जब सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब भाई एनिमल्स में आ रहा है, या तो प्लांट या एनिमल। पहले तो दो ही कैटेगरी थी, सेल वॉल प्रेजेंट है तो एनिमल, सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो एनिमल, है ना? सेल वॉल थी नहीं इसमें, तो हमने सोचा कि भाई ये तो एनिमल में रख दो इसको, तो ये तो एनिमल है। फिर इसको एनिमल में हमने एक अलग नाम दिया था, फाइलम प्रोटोजुआ। क्या पढ़ा था बेटा, फाइलम प्रोटोजुआ। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब हम पहले प्री मेडिकल की यानी कि नीट से पहले जो होता था, सीपीएमटी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते थे, सीपीएमटी की कुछ कुछ बुक्स में, जो बहुत पुरानी बुक्स होती थी, उसमें आपको अभी भी अगर आपके पास पुरानी बुक है, फाइलम प्रोटोजुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फाइलम प्रोटोजुआ जो है, ये फाइलम प्रोटोजुआ ये पर्टिकुलर कैटेगरी थी जिसमें हम क्या रखते थे बेटा, अमीबा रखते थे, ठीक है? लेकिन अब हम फाइलम प्रोटोजुआ नहीं पढ़ते हैं, अब हम अमीबा तो पढ़ते हैं, एनिमल्स में नहीं पढ़ते हैं। तो किस में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया है इसको, कैटेगरी बनाई है, पूरी प्रॉपर कैटेगरी बनाई है अमीबा की, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और इसी बार पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आपको सीपीएमटी तो देना नहीं है ना, कोई नीट देना है, बस यूनिफाइड एग्जाम है, तो एनसीईआरटी के बेस्ड इस पाएगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो अमीबा की कैटेगरी है जो कि है प्रोटिस्टा। ओके, इट हैज पुट टुगेदर, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इट हैज पुट टुगेदर द ऑर्गेनिज्म, आरएच विटाकर के क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, विच एक सेकेंड मेरा कर्सर कहाँ गया, ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। मतलब पहले ये अलग किंगडम में रखे हुए थे, लेकिन अब उनको एक साथ कर दिया गया था। अब साइंटिफिक बेसिस था इस बार आरएच विटेकर का। तो दिस हैपेंड बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज, क्योंकि अब जिस बेसिस पे, जिस आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, अब वही चेंज कर डाला हमने। पहले तो कह रहे थे सेल वॉल प्रेजेंट था, अब हम सेल वॉल भी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी भी देख रहे हैं, फिजियोलॉजी भी देख रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देख रहे हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं भैया हम तो, है ना? तो ऐसे, तो this kind of change will take place in the future too, depending upon the improvement in our understanding of the characteristics and evolutionary relationships। मतलब ऐसे जो चेंज आए हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि 5 किंगडम है, उसके बाद 6 किंगडम आया, उसके बाद 7 किंगडम भी आ गया, तो ये चेंज आता रहेगा। अब 7 से फिर 8 भी आ जाएगा, 8 से 9 10, ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, वो चेंज हो रही है। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें हम अभी भी वायरस को जगह नहीं दे पाते हैं।
कि वायरस कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि वायरस के पास सेल वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर, अगर आपको ध्यान हो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा है कि इट इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, सॉरी ये रहा सेल स्ट्रक्चर। तो सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि बेसिस एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, लेकिन वायरस के पास तो क्लासिफिकेशन के लिए सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो किस में डालोगे उसको? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, ओके। Over time, an attempt has been made to evolve the classification system, which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but also phylogenetic। कहने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर होने करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम केवल ना तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात कर सकें, फिजियोलॉजिकल की बात कर सकें, रिप्रोडक्टिव की बात कर सकें। मॉर्फोलॉजिकल आपको पता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? देखो, फिजियोलॉजिकल वर्ड आया है ये फिजियोलॉजी से। कहाँ से आया बेटा? फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल वर्किंग जब हम पढ़ते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो फिजियोलॉजी होती है। जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि ह्यूमन, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इस तरह के सिस्टम्स पढ़े हैं। ये फिजियोलॉजी में आता है कि इंटरनल बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम फिजियोलॉजी भी कवर करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी कवर करते हैं, और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कौन कैसा है, वो जेब्रा और हॉर्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियोस में, वही है। ठीक है, ओके। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा पढ़ेंगे, प्लांटे पढ़ेंगे, सॉरी प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में, क्योंकि प्लांटे का और एनिमेलिया का हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4, सॉरी नॉट 5, 4 चैप्टर डेडिकेटेड चैप्टर हमने अलग से दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो किंगडम प्लांटे का एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। किंगडम एनिमेलिया एक अलग चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हमें सबसे पहले बस ध्यान रखना कि एक तो ये यूनिसेलुलर है ना, मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर है, प्लस ये कैसे है बेटा? प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मोनेरा में बैक्टीरिया भी आते हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब इसमें बैक्टीरिया ही भरे पड़े हैं, मतलब जो भी है ना, हमने उसको बैक्टीरिया ही कहा है, तो कुछ और नहीं है क्या? है, अगर कुछ है भी तो हमने उसको बैक्टीरिया ही बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर बैक्टीरिया से अलग कुछ डिस्कवर हुआ, हमने कहा कि भाई डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया माना जाएगा, तो इसका मतलब मोनेरा के अंदर क्या है? सारे के सारे बैक्टीरिया ही है। तो सोल मेंबर्स, सारा का सारा ग्रुप हमने किससे पढ़ दिया? बैक्टीरिया से पढ़ दिया। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं दुनिया में, वो बैक्टीरिया ही मिलते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, और इस चीज को, हर जगह मिलने वाले चीज को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कॉस्मोपॉलिटन। ये मैं कॉस्मोपॉलिटन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टर्म है जो कि आपका नीट एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, मतलब हर जगह मिलेगा, चाहे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हो, मतलब एक्सट्रीम समझते हैं अभी, बाद में समझेंगे, आएगा इसमें। तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो, हर जगह मिलेंगे, पानी में भी, लैंड में भी, स्नो में भी, हर जगह मिलेंगे हमें बैक्टीरिया। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज, आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे अगर आप हैंडफुल, एक मुट्ठी अगर सॉइल उठाओगे ना, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स। देखो हैबिटेट्स मैंने आपको बताया था पहले, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग। एक्सट्रीम का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर और कंडीशन, बेसिकली रहने की जो कंडीशन है। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब रहने की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हमारे लिए तो अच्छी खासी नहीं है, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, जैसे कि एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, एक्सट्रीम कूल कंडीशन, मतलब माइनस में टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन वहां पे भी जिंदा है। एक्सट्रीम और कौन सा हो गया?
एक्सट्रीम वेट कंडीशन, एक्सट्रीम पानी पड़ा है, एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है लेकिन वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे लेकिन बैक्टीरिया जिंदा है। तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ये पाया जाता है। जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पे दे रखे हैं एग्जाम्पल, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स वो जगह होती है जो कि जहाँ से गर्म पानी निकलता है और वो जगह लावा के पास होती है, ज़्यादातर ये जगह अंडरग्राउंड अंडर वाटर होती है। ठीक है। डेजर्ट्स आपको पता ही है, स्नो आपको पता है, और डीप ओशंस वहां पे। तो दे आर फाउंड एट वेरी वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। वहां पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में शायद ही कुछ सर्वाइव करे, लेकिन ये सर्वाइव कर जाते हैं। कैसे सर्वाइव कर जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन, या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनका मतलब अंदर रहते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के ऑन मतलब ऊपर रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म। तो अदर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एज पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। पैरासाइट मैंने आपको बता रखा है कि पैरासाइट क्या होता है ना। ओके, पिछली वीडियो में बताया था। ओके, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्फेरिकल कोकस, अभी ये पढ़ते हैं। स्फेरिकल कोकस, प्लूरल कोकाई, द रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई, एंड द कॉमा शेप्ड विब्रियम और द विब्रियो, द स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम और द स्पाइरलम। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 आपको पर्टिकुलर कैटेगरी दिखाई दे रही है, कौन कौन सी कैटेगरी? कोकाई, देन ये बैसिलस वाली, फिर आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरला वाली, और फिर ये कैटेगरी है विब्रियो वाली। ये 4 कैटेगरीज हैं किसकी? बैक्टीरिया की। तो हमने बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे अगर डिवाइड करना चाहा तो बैक्टीरिया की 4 ही हमें शेप्स मिली हैं आज तक। तो सबसे पहली है स्फेरिकल शेप। कौन सी है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया को हमने क्या कहा है? कोकस। क्या कहा है बेटा हमने? कोकस कहा है। तो कोई सा ही बैक्टीरिया हो, मतलब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और वो उस बैक्टीरिया की शेप, चाहे वो पैरासाइट है नहीं है, हार्मफुल है, यूजफुल है, कैसा भी बैक्टीरिया हो, लेकिन अगर उसकी शेप गोल है, स्फीयर लाइक है, बॉल की जैसी है, छोटे छोटे बॉल लाइक, माइक्रोस्कोपिक ही होगा पर बॉल लाइक है, तो उसको हमने क्या बोला है? कोकाई या कोकस बोला है। कोकाई मतलब प्लूरल, बहुत सारे हैं, कोकस मतलब सिंगुलर, एक ही है। अब अगर वो रॉड शेप का है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है ना, रॉड शेप का है, जैसे आयरन की एक रॉड होती है, अगर इस शेप का है तो वो उसको क्या बोल दिया हमने? बैसिलस या फिर बैसिलाई। आपने लैक्टोबैसिलस सुना होगा। लैक्टोबैसिलस दही में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है, वो यही वाला बैक्टीरिया है। अच्छा, इसमें स्पोर क्या दिखा रखा है? दरअसल ये स्पोर एक स्ट्रक्चर होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। आपने लास्ट सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ आईसीएसई से भी आते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब राइजोपस फंजाई जो रिप्रोड्यूस करता है, तो आपने स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, है ना। तो ये वही स्पोर फॉर्मेशन है, मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्पाइरला मतलब बेसिकली स्पाइरल वाली शेप है, और इसमें फ्लैजेलम भी होता है। फ्लैजेलम एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करती है बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट और लोकोमोशन में। मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है? देखो, मूवमेंट तो आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता। हाँ, मैंने कह ही दिया कि आपको पता है, पर आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता बताता हूँ। देखो, मूवमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये 2 पोजीशंस हैं, ए और बी, है ना। कोई आदमी अगर ए पोजीशन पे ही खड़ा है, कोई आदमी ए पोजीशन पे खड़ा है और अपने हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन ए ही है, चेंज नहीं हो रही। ना तो 1 सेंटीमीटर इधर खिसक रहा है, ना 1 सेंटीमीटर उधर खिसक रहा है, पोजीशन वही की वही है, आपने हाथ पैर हिला रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। ये क्या होता है? मूवमेंट। तो प्लांट्स मूवमेंट करता है। प्लांट एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन आपने प्लांट लगाया, तो रात हुई और अगले दिन आपको प्लांट 10 मीटर आगे लगा हुआ नहीं मिलता है ना। तो दैट्स द बेसिक थिंग। तो मूवमेंट का मतलब होता है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, बॉडी पार्ट को बेसिकली मूव कर सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, अगर वो पोजीशन ही चेंज कर दे, ए से बी पे शिफ्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। क्या हो गया ये? लोकोमोशन। मतलब आप 1 मीटर आगे चल गए अगर, तो पैरों से चलोगे ना, तो ये क्या हो गया? लोकोमोशन। 1 मीटर का ही हुआ लेकिन लोकोमोशन है, क्योंकि आपने पोजीशन चेंज करी। तो बेसिकली पोजीशन चेंज। तो इस फ्लैजिलम, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से
कोई भी बैक्टीरिया क्या कर पाता है बेटा, या तो मूवमेंट कर पाता है, लोकोमोशन इसी की वजह से कर पाता है, ठीक है। ओके, और लास्ट में आता है विब्रियो, जो कि होता है कॉमा शेप्ड। ये कॉमा बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमा शेप के ही रहते हैं, जैसे हमारा कॉमा बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा। तो कॉमा शेप का ही रहता है ये बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो चार शेप के बेसिस पे चार टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ओके, अब ये वाला पैराग्राफ जो है बेटा, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ, देखो इसमें जब पढ़ेंगे तो निकल के आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। कि दो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुकी है, नीट एग्जाम में। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर अगर हम करें, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, मतलब बैक्टीरिया अगर आप ग्रुप कंसिडर करो, मतलब एक बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया, उसका ग्रुप जो है वो वाला बैक्टीरिया, शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब ये अलग अलग तरीके से खाने को यूज करता है। दोबारा बताता हूँ, बैक्टीरिया का एक ग्रुप लिया आपने, उसमें अलग अलग तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। वो जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ना, वो अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड, न्यूट्रिशन का जो सोर्स है उसका, और जिस तरीके से वो उसका जो फूड है, जिस तरीके से उसको यूज करता है, वो तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो पैरासिटिक हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डेड पे फीड करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर जाएंगे, दूसरे किसी छोटे पार्टिकल को कंज्यूम कर जाएंगे, उससे उसे तोड़ तोड़ के एनर्जी लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है। अगर एनिमल की बात करते हो तो एनिमल या तो भाई हेर्बीवोर होता है या ओमनीवोर होता है या कार्निवोर, और अगर ओमनीवोर की बात कर रहे हैं तो दोनों आ गए है ना। तो ह्यूमंस तो ओमनीवोर होते हैं, लेकिन ये तो पैरासाइट भी है, ओमनीवोर वगैरह वाला सिस्टम तो यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक भी है, ये सेप्रोफाइट भी है। तो ये तो, और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कभी कभी शो कर देता है। तो ये तो बहुत तरीके तरीके से न्यूट्रिशन को ले रहा है ना। और फूड को, जब ये फूड इसकी बॉडी में आ गया, उसके बाद प्रोसेसिंग जो कर रहा है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर सकता है। तो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स, ओके। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, जैसा कि मैंने कहा, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, ज्यादातर तो हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक वाले तो बहुत कम मिलेंगे। दैट इज दे डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स वेदर डेड और लिविंग, बट उन्हें अपना ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अपना फूड कहीं और से चाहिए, ठीक है। चाहे वो डेड हो, चाहे वो पैरासाइट हो, कैसे भी हो, लेकिन उन्हें अपना फूड कहीं और से चाहिए ज्यादातर को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अभी, जैसे कि मैंने कहा, फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो आपने एक चीज पढ़ी है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ओके। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक मतलब कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। इसमें ना दो टाइप्स होते हैं, कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने पढ़ा कि फोटो लेना, सेल्फी लेना, है ना। तो जो एक बार बताओ, आप सेल्फी बिना लाइट के ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते ना, लाइट होनी चाहिए। फ्लैश भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो जब तक लाइट ना हो फोटो नहीं ली सकती। और फोटो का मतलब भी एक्चुअली में लाइट होता है। फोटो वर्ड कम्स फ्रॉम फोटोन, या फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये लाइट बेस्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक तो है लेकिन किसका यूज कर रहा है, लाइट का यूज कर रहा है, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इसकी अगर हम नीचे वाले की संधि विच्छेद करें, आपने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है केमिकल,
बायोलॉजी में बेटा आपको संधि विच्छेद ही करनी है। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है, आपको डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाओ। तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक है। और कैसे कर रहा है अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट? केमिकल्स के थ्रू। तो ये केमिकल को मतलब एक केमिकल लिया, दूसरा केमिकल लिया, तीसरा लिया, उन सबको जोड़ के फूड बना रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला है फोटो ऑटोट्रॉफिक है, वो तो लाइट का यूज कर रहा है। कह सकता हूं कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना? ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और ये क्या काम कर रहा है भाई? ये तो सिंपल सी बात है, आपको यही कहना पड़ेगा कि भाई इसने ए कंपाउंड लिया, बी कंपाउंड लिया और इससे क्या बना दिया? ए बी कंपाउंड बना दिया। और ये ए बी क्या है? आपका फूड है। ठीक है, ये आपका फूड है। ठीक है, तो ये पार्ट है कि दे में भी फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, या तो वो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर वो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आरके बैक्टीरिया और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे यू बैक्टीरिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।